नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु के मिश्रा, फाउंडर चेयरमैन चाणक्य आईएएस एकेडमी, और स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्पीक्स में। आज आपसे मिलवा रहा हूं उस शख्सियत से जिसने बार बार गिरकर हार नहीं मानी और अंततः यूपीएससी के कठिन सफर में अपनी सफलता की गाथा लिखी। आईपीएस रंजीता शर्मा। रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव दाहिना की रहने वाली रंजीता शर्मा ने पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लगभग 9 साल पब्लिक रिलेशन की दुनिया में काम किया। लेकिन उनके दिल में हमेशा एक सपना था, समाज के लिए कुछ बड़ा करना। इस सपने ने उन्हें यूपीएससी की ओर मोड़ा और उन्होंने 5 बार असफलताओं का सामना किया, कभी प्रीलिम्स में तो कभी इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर। हार मानने का हक हमें नहीं मिला जब तक जीत हमारी नहीं होती, और यही अडिग निश्चय उन्हें 2018 में अपने आखिरी यानी छठे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 130 के साथ आईपीएस बनाने में कामयाब हुआ। आईपीएस बनने के बाद भी रंजीता का सफर प्रेरणादायक ही रहा। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने इतिहास रच दिया। वह देश की पहली महिला बनी जिन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो सर्वश्रेष्ठ ऑल इंडिया ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का प्रतीक है। 50 ट्रॉफियों में से 8 ट्रॉफी जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि इस जुनून और मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, 5 बार गिरकर भी जिसने हार नहीं मानी और छठी बार इतिहास रच दिया, वही है सच्चा योद्धा आईपीएस रंजीता शर्मा। वो सीख, वो हिम्मत जो उन्हें यहां तक लाई, उनकी यह कहानी न सिर्फ यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बल्कि हर सपने देखने वाले इंसान के लिए एक नई ऊर्जा है। यह प्रेरणादायक इंटरव्यू 2019 में रंजीता शर्मा की सफलता के तुरंत बाद रिकॉर्ड किया गया था। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक और ऊर्जा देने वाले जितने उस समय थे। तो आइए उस समय की यादों और सीखों के साथ सुनते हैं आईपीएस रंजीता शर्मा की प्रेरक कहानी, उनके ही जुबानी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने की जो कहीं ना कहीं अपने मुकाम की तलाश में है, अपनी मंजिल की तलाश में है, लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा सफ़र तय करना बाकी है और हताशा हाथ लग रही है। लेकिन आज हमारा ये एपिसोड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाया है, क्योंकि इस एपिसोड के ज़रिए आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको एक ऐसा मोटिवेशनल सोर्स मिलेगा जिसके ज़रिए आप ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं भी ये कर सकता हूँ और मैं ही सबसे बढ़िया कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे साथ आज स्टूडियो में जो शख्स आई हैं, उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मेहनत की, कई बार आईएएस अधिकारी बनने की कोशिश की, लेकिन जब लास्ट अटेम्प्ट इनका क्लियर हुआ, तब इनको समझ में आ गया कि बाकी अटेम्प्ट क्यों वो गो थ्रू नहीं कर पाई थी। और लास्टली जब उन्होंने ये इंटरव्यू, ये पूरे राउंड्स क्लियर किए आईएएस अधिकारी बनने के लिए, तब उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, ये तमाम बातें हम उनसे करेंगे। और जाहिर सी बात है, तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए ये बातें बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली हैं, इसलिए आप पूरे आधे घंटे तक हमारे साथ ट्यून इन रहिएगा। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे सक्सेस गुरु, जो कि लाखों स्टूडेंट्स के आइडल हैं, लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोर हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ज़िंदगी इन्होंने बदली है। कई स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया है, और कुछ शब्दों के ज़रिए, कुछ कह सकते हैं कुछ बातों के ज़रिए इन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी मंजिल को तलाशने में, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो आप दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, उसकी खुशी अलग ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ये एक वो प्रोग्राम है जो कि मैंने अपनी तैयारी के दौरान बहुत बार देखा है, और हर बार ये लगता था कि मेरे जैसे ही बच्चे हैं जो कर रहे हैं। काफ़ी लोग लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, तो ये आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर टुडे। अच्छा, मेरा सवाल आपसे पहला यही है, जैसे कि आपने बताया कि आपका लास्ट अटेम्प्ट था। अब प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं, अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो शायद एक बार कोशिश कर कर, 2 बार कोशिश कर कर, तीसरी बार कोशिश कर कर, चौथी बार मुझे लगेगा कि अब तो मेरे बस का नहीं है, अब मैं नहीं कर सकती। कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आया, और अगर आया तो आपने उससे कैसे पार पाया? लाज़मी है कि बहुत बार ऐसा लगा, जितनी बार रिज़ल्ट आता था और लिस्ट में नाम नहीं होता था, तो लगता था कि क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं, कुछ और कर सकते हैं, अपनी नौकरी पे ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि दोस्त नौकरी कर रहे थे, प्रमोशन पा रहे थे, शादी कर रहे थे तो मैं वो सब नहीं कर रही थी और मैं तैयारी कर रही थी इसके लिए। तो लगता था, लेकिन थैंकफुली मैं जिस परिवार से आती हूँ, बहुत सारे ऐसे
सपोर्ट मैकेनिज़्म मेरे पास रहा, मेरे दोस्त हमेशा सपोर्ट करते रहे, मोटिवेशन रहा। जितनी बार फेलियर सामने आया उतनी बार ये भी लगा कि सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सेल्फ डाउट नहीं था, अपनी कैपेसिटी पे, कॉम्पिटेंस पे डाउट नहीं था। सो मुझे लग रहा था सिर्फ ये समय का खेल है, हो सकता है इस बार नहीं अगली बार, और बस उसी डिटर्मिनेशन के साथ में हमेशा अटेम्प्ट दिया है। बिल्कुल, इनकी बातें सुनकर दुष्यंत कुमार की रचना की 2 लाइनें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वाक़ई वो तबीयत चाहिए, वो डिटर्मिनेशन चाहिए, तो बस आप जो चाहें वो कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ रंजीता की इस बात पे ही आ रहा है, वो कहता है कि अपने ऊपर डाउट नहीं था। कहती है समय की बात है, कोशिश जो है करने की बात है, लेकिन 6 अटेम्प्ट लेना कोई साधारण बात नहीं होती, वो भी कंटिन्यूस लगातार कोशिश करती जा रही हैं। तो उसके कारण से ये एक इरादा, पक्का इरादा का होना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये बहुत रेयर टाइप की स्टोरी थी। नॉर्मली 1 2 3 बार होते होते लोग छोड़ देते हैं कि मेरे बस का नहीं है। और ऑलरेडी जब ये जॉब में है, फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक है, सपोर्ट भी है, तो ऐसी हालत में जैसे इसने बहुत ही अच्छे मूड में कहा कि लोग शादियाँ कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर रही थी, मैं अपनी मंजिल की ओर लगी थी। तो ये एक डिटर्मिनेशन की बात होती है। और वो कुछ भी बड़ी चीज़ को हासिल करने में इंसान को ये ज़रूरी है कि उसके अंदर डिटर्मिनेशन कैसा है। और रंजीता इस मामले में बिल्कुल तैयार है, और अब इंडियन पुलिस सर्विस में जा रही हैं। उस सर्विस में सबसे बड़े तो यही करेज और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत इनको हमेशा पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि बहुत ही कामयाब ऑफिसर बनेगी। थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। रंजीता, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। ऑफ द कैमरा आपसे मेरी बात भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। आईपीएस अधिकारी आप वर्दी पहनेंगी, जब पुलिस की बात आती है तो लगता है कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कड़क होना पड़ता है लोगों के साथ। लेकिन जिस तरह से मैं लोगों से मिल रही हूँ इस कार्यक्रम के ज़रिए, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस प्रोग्राम का, क्योंकि इस प्रोग्राम के ज़रिए मेरे तो बहुत मिथ क्लियर हुए हैं सर। और साथ ही साथ मैं सर से भी ये बात बोल रही थी कि अगर कुछ एपिसोड्स पहले मैं आई होती तो शायद मैं भी शायद कुछ अच्छा, इससे भी अच्छा करती। तो आपका जिस तरह से आप स्माइल लेकर आपने ये 5 अटेम्प्ट भी क्लियर किए, स्माइल के साथ आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो आपको नहीं लगता कि आईपीएस बनने के लिए जब आप एक पुलिस लाइन में जाएंगी तो थोड़ा सा पर्सनालिटी को चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मिथ रहता है आपके दिमाग में? आपने खुद ही बोल दिया, ये एक मिथ है कि आपको आई थिंक बहुत ही कड़क रहना पड़ता है। आज हम स्मार्ट पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। हाँ। अब हम वो जो पहले समझा जाता था कि आपको बहुत ही टफ रहना पड़ेगा, और अब आपको पोलाइटली, आपको समझ के, आपको लॉजिकली लोगों को साथ में लेकर पुलिसिंग करनी है। तो हमारी सरकार का भी यही मोटिव है कि स्मार्ट पुलिसिंग को प्रमोट किया जाए। उसमें आपको सेंसिटिव, मोबाइल अलर्ट, ये सब हमने ऑफ कोर्स तैयारी के दौरान हम पढ़ रहे थे, पर अब ये समझ में आता है। एंड इसके अलावा हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो एक अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है, क्योंकि अभी हम एक जनरल रेगुलर पीपल हैं, आम आदमी हैं, और उस ट्रेनिंग के दौरान वो एक प्रोसेस है जो आपको ट्रेन करता है, क्योंकि आप हम सब एक जैसे हैं। लेकिन ट्रेनिंग में आई एम रियली होपिंग कि उसमें वो कुछ ऐसे वो मंत्र सिखाएंगे कि आपको कैसे टैकल करना है, पुलिसिंग कैसे करनी है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशंस में कैसे डील करना है। सो ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट रहेगा इसमें। सर, अगर मैं लड़कियों की बात करूं, क्योंकि लड़कियों को एक तरह से समझा जाता है, अगर ऑब्वियसली लड़कियों के साथ एसोसिएट होता है, कोमल वर्ड एसोसिएट होता है, खूबसूरत वर्ड एसोसिएट होता है, लेकिन जब हम इस तरह के फील्ड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो कहीं ना कहीं वो डाउट आता है मन में। तो उस डाउट के बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे लोगों के सामने ये क्लियर करना है हमें, और कैसे, क्योंकि रंजीता कई लड़कियों की इंस्पिरेशन है, अब कई लड़कियों की प्रेरणा स्रोत हैं, और जब वर्दी पहनेंगी तो हर लड़की ये सोचेगी कि काश मेरी भी इस तरह की वर्दी होती, इस तरह की पर्सनालिटी होती, उसका चार्म ही अलग होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल फीलिंग है, और ख़ास करके आईपीएस जैसे जॉब के लिए, क्योंकि इसमें जो असल करेज चाहिए और जो स्ट्रेंथ चाहिए वो है आपका इमोशनल स्ट्रेंथ, एक मेंटल स्ट्रेंथ, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। और ये चीज़ आप जैसे आप रंजीता के साथ देख रही हैं कि 6 साल तक लगे रहना, वो साधारण स्ट्रेंथ की बात नहीं, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जहाँ तक इनकी स्ट्रेंथ फिजिकल पावर की बात है, इनके साथ 2-4 नहीं, हज़ारों ऑफिसर्स गन एंड पिस्टल लेके एक इशारे पे खड़े होंगे, ठीक है। उनको कमांड करना है, डिसीजन, द माइंड, मेंटल अलर्टनेस एंड द ब्यूटी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
राइट फॉर हर। तो वो एक करेज की बात है, उनको कोई दबंग वहाँ जा कर के पुलिस ऑफिसर नहीं बनना है क्या सलमान खान जैसे करके फाइट करनी है, उसके लिए पूरी फोर्स इनके साथ होगी। और उसके अंदर हर से चीज़ का जो कंट्रोल है, जब एक ऑफिसर जो है जो डिसीजन लेता है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। विथ यूनिफॉर्म एक पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर वही काम कर रहा होता है जो आईएएस में जाकर के बिना वर्दी के दूसरे लोग काम कर रहे हैं। इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, सिस्टम को करना, उसके लिए यू नीड मेंटल अवेयरनेस। इस एग्ज़ाम के अंदर इतना एक्सपीरियंस गैदर हो जाता है, इतनी इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी होती है कि उनको काम आएगा। तो बेसिकली इट्स अ करेज विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और वो एक इसमें बहुत सारी इनोवेशन, जैसे इसने रंजीता ने कहा स्मार्ट पुलिसिंग की बात है। आज के दिन में किसी भी डेवलप कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो दैट्स ए वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और उसमें से द लेडीज आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसके अंदर बहुत ही सेंसिटिविटी चाहिए, एक एम्पैथी चाहिए कि आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। लेडीज़ कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जैक्टली और आज के सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि आप जब आईपीएस अधिकारी बनेंगी तो मुझे ये चीज़ तो ज़रूर चेंज करनी है? इसका जवाब थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हर एक जगह की अपनी अलग परेशानियां होती हैं। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वुड प्रोबेबली हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स एज़ कम्पेयर टू अ डिस्ट्रिक्ट इन परहैप्स तेलंगाना। तो उस डिस्ट्रिक्ट के, उस जगह के हिसाब की जो परेशानियां हैं उनको देखते हुए आपको सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही एक वहाँ पे जाके उस एरिया को समझकर, वहाँ के लोगों से बातचीत करके, वहाँ की जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं उनको समझकर तभी एक कोई समाधान हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बट अगर पर्टिकुलरली आपको कलेक्टिवली मैं पूछूं, क्योंकि हम अक्सर ऐसा बोलते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज का आप भी हिस्सा हैं, आपको भी कुछ करेंगे तभी देश का कुछ होगा। तो आपको इनिशिएटिव लेना है, मैं उस इनिशिएटिव की बात कर रही हूँ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, हमारी महिलाएं हैं उनको एकदम सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो बच्चे हैं जिनके अगेंस्ट क्राइम होता है उनको एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाएगी। ये प्राइम टारगेट्स हो सकते हैं कि जिसमें हम काम कर सकते हैं। और बाकी तो पूरी फील्ड हमारी ओपन है, इतने सारे एरियाज़ हैं काम करने के लिए, तो आई एम रेडी फॉर इट। सर आप कुछ बारीक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपके एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस से बहुत ही छोटा है, तो आप कुछ ऐसे सवाल। हाँ, वो कुछ ऐसे डिस्कशन जो स्टूडेंट्स को काम आएंगे वो हम डिस्कशन करते हैं। रंजीता, एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहा आपका। सबसे पहले तो आपको फिर से एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। ये बहुत सराहने वाली बात है कि आपने वो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखा और मेहनत आप करती रही। लेकिन ये पूरे दौरान में आपने बहुत कुछ गैदर किया होगा कि क्या कमी रह रही, कैसे कैसे इम्प्रूव हम करते जा रहे हैं। हर स्टेजेस पे एक रिक्वायरमेंट रही। सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे आपको आईएएस में जाना है या आईपीएस में जाना है? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे केस में स्पेशली, क्योंकि ये आइडिया मुझे बहुत लेट आया। लोगों का बचपन का सपना होता है कि आईएएस अधिकारी बनना है या आईपीएस ऑफिसर बनना है। ये मैंने ऑलरेडी, मैं 6-7 साल नौकरी कर चुकी थी कॉर्पोरेट सेक्टर में, तब मुझे लगा कि कुछ और बड़ा कर सकते हैं अपने पोटेंशियल को देखते हुए। क्योंकि अपनी जॉब में मैं काफ़ी अच्छा कर रही थी, प्रमोशंस मिल रहे थे, सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर तब लगा कि कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और तब एक रेगुलर इंडिविजुअल के लिए की तरह मैंने देखा कि मैं कौन से एग्ज़ाम्स दे सकती हूँ, क्योंकि हमारे देश में एग्ज़ाम एक ज़रिया है कि कुछ बड़ा करने के लिए। तो तब मुझे लगा कि कैट एक एग्ज़ाम है और एक यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, और मुझे लगा ये मेरी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग दिस इज़ व्हाट आई कैन डू। तब जाके आइडिया आया। और इसके अलावा मेरे आई वुड लाइक टू से कि पापा का बहुत ही बड़ा योगदान है इस आइडिया को फ्रक्टिफाई करने में। क्या करते हैं आपके फादर? उनका अपना बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। और रहती कहाँ हैं आप, कहाँ के रहने वाली हैं? फरीदाबाद की। मदर क्या करती हैं? अच्छा, तो एक घर में एक डिसीजन हुआ और फादर ने क्या आइडिया को कॉन्क्रीटाइज किया आपके लिए? इंसेप्शन वहीं से हुआ था। पढ़ाई लिखाई आपने कैसे की, कहाँ से की? सर मैंने स्कूलिंग मेरी फरीदाबाद से हुई है, और मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में किया है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। अच्छा, तो साथ साथ में ओपन लर्निंग से करने का मतलब है आप जॉब कर रही थी? किस तरह की सर्विस कर रही थी आप? सर मैंने काफ़ी डाइवर्स रोल्स प्ले किए हैं। पहले मैंने एक एनालिस्ट का रोल किया है एक कॉर्पोरेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी फर्म में। उसके अलावा मैंने एक रिपोर्टिंग एनालिस्ट का काम किया है। उसके बाद मैंने एक पब्लिक रिलेशंस का कोर्स किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। और उसके बाद मैंने एक उसी एरिया में, पब्लिक रिलेशंस के एरिया में, मैंने एक लॉ फर्म में काम किया।
अच्छा, तो लगातार आप जॉब में बनी रही। 2016 तक मैं जॉब में थी, 2006 से 2016। मतलब आप रूटीन फॉर्मल एजुकेशन में ना हो करके आपने कई चीज़ों को करस्पॉन्डेंस इसको एक्सप्लोर किया, और तो जब आप जॉब कर रहे थे उसी समय आपके दिमाग में आया आइडिया। लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है वो है मीडिया का, यानी कि इन्होंने मास कम्युनिकेशन किया है। रंजीता, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि हम सब इसी फील्ड के हैं, तो जब भी इस फील्ड का नाम आता है ना तो सबसे पहले जहन में आता है ग्लैमर, ठीक है? तो आपने ये फील्ड मतलब मास कॉम इसलिए किया क्योंकि ग्लैमर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, क्योंकि हम सब लगता है कि एंकर बनेंगे, रिपोर्टर बनेंगे, टीवी में दिखेंगे, पीआर की जॉब वो भी ग्लैमरस जॉब है, कई तरह के लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। लेकिन आईपीएस ऑल टुगेदर ग्लैमर से दूर है, क्योंकि उसमें जिस तरह के लोग आपको मिलते हैं वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो दोनों ही मेरे को लगता है कि ऑपोजिट पोल हैं। तो कैसे आपने इन दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की और कैसे एक ग्लैमरस लाइन से आपने जंप किया आईएएस की तरफ? मैंने पब्लिक रिलेशंस पढ़ा है और उसी फील्ड में काम किया, और वो एक थोड़ा बैकग्राउंड में रहकर काम करने वाला जॉब था। और वहाँ पर इनफैक्ट मीडिया में जो भी मैंने सीखा है, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट एरिया था, मुझे लगता था कि मैं कम्युनिकेशंस की फील्ड में कुछ कर सकती हूँ। और आई रियली बिलीव कि जो मैंने वहाँ सीखा है वो मुझे इन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द पीपल नाउ जब मैं फील्ड में जाऊँगी मुझे हेल्प करेगा। सो आई थिंक ये ट्रांजिशन है, ये एक स्टेप था इन माय जर्नी, और दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी इवन इन माय प्रेजेंट प्रोफाइल। से कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब मीडिया भी एक अवेयरनेस से ताल्लुक़ रखता है, और इस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, और वो जो एनालिटिकल पावर है, एनालिसिस है, वो इस सिविल सर्विसेज के अंदर भी बहुत काम आता है। जहाँ तक आपने ग्लैमर की बात की कि भाई एक है वो आईपीएस की सर्विस में एक बहुत बड़ा ग्लैमर है, अट्रैक्शन है। ये जब पहले किसी के लिए न्यूज़ लिख रही होती, अब न्यूज़ ये बना रही होंगी, लोग इनके ऊपर न्यूज़ बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो वो भी एक कुछ नया इनोवेशन, कुछ नई चुनौतियाँ, कुछ रिफॉर्म्स जो पुलिस के अंदर लाएंगी, काम करेंगी, तो वो एक जब एक जज्बा है कुछ बड़ा करने का, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म इन्होंने उसी हिसाब से अच्छा चुना। बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा अचीव करें कि हम खुद आपका उस अचीवमेंट के लिए इंटरव्यू करें एज अ आईपीएस अधिकारी। सर, कोई और सवाल ऐसा? रजिता, एक्चुअली सबसे पहले तैयारी के भी दौरान में, चूँकि आपने 6 अटेम्प्ट ले लिए, तो कुछ जो नए जो विद्यार्थी जिनको आपको लगता है कि किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जिसके कारण से जो मिस्टेक्स आपसे हुए होंगे या को कमी रह गई होगी तैयारी के दौरान में, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, मैं यूजुअली अपने लिए एक फ्रेज़ यूज़ करती हूँ, आई वॉज अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। और ये ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स मुझे समझ आया कि मैं इतनी गलतियाँ कर चुकी हूँ जो कोई भी एस्पिरेंट टोटली जितनी गलतियाँ करने के लिए प्रोन होता है वो सब मैंने की। बहुत अच्छा है कि ऑनेस्टली इसको सारा बता दीजिए। मेरा क्लियर होने के भी सर्टेन स्टेप्स हैं, एक रेसिपी है जो मैंने फॉलो की जो कि मैंने पहले नहीं की थी। सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप इन दैट डायरेक्शन। जैसे कहते हैं कि पहला स्टेप होता है आप सिलेबस को समझें। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम। सीधा पढ़ाई शुरू कर दी। सीधा पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नोज डाइव करना, एकदम जंप कर देना, वो मैंने किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, बहुत सारी बुक लिस्ट, बहुत सारे बुक सोर्सेज मैंने देखे, बुक लिस्ट नहीं बनाई, काफ़ी जगह हाथ पैर मारे, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जो एक क्लासिक मिस्टेक है। कोई भी इसके एग्जाम में तो बहुत कुछ पढ़ना, बहुत, हाँ, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन आ सकता है, पर ये सही नहीं है, ये भी एक मिथ है, एवरीथिंग अंडर द सन नहीं आता है। बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एग्ज़ाम है सर ये। उसके अलावा जो हम कहते हैं कि नोट मेकिंग, तो मैंने आई थिंक पहले कुछ अटैम्प्ट्स में नोट्स ही नहीं बनाए। मुझे लगता था बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से ही रिवाइज़ कर सकते हैं, पर ये समझ ही नहीं आया कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आप कैसे रिवाइज़ करेंगे पूरी बुक। उसके अलावा सर आगे बात करें तो रिविज़न, तो कहीं ना कहीं रिविज़न में भी गैप्स रहे थे। और ये सभी स्टेप्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिलेबस, यू नीड टू स्टडी द एग्ज़ाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम जी। और उसके अलावा यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट द सिलेबस, जो कि मैंने नहीं किया था। देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाने की ज़रूरत है, उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और जो पास्ट पेपर्स हैं या मॉक्स हैं उनको देने की ज़रूरत है। मुझे इतना डर लगता था मॉक्स देने से, मुझे लगता था मेरे नंबर कम आएंगे और मेरा जो ये कॉन्फिडेंस ये डिप हो जाएगा। मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहती थी, और मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँ और एग्ज़ाम दूँ।
तो आप जब इतना अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मिस्टेक्स डेफिनेटली लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी नहीं है, आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं ठीक से। इस एग्ज़ाम ये ऐसे भी कहते हैं कि ये एक मैडनेस है, सिविल सर्विसेज इज मैडनेस, बट आई थिंक देयर इज़ अ ब्यूटिफुल मेथड टू दिस मैडनेस, और ये अगर आपको समझ आ जाता है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो डिस्कशन आप कर रही हैं आपने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। यही डिस्कशन हम अलग अलग कैंडिडेट से समय समय पे कर रहे होते हैं। आपने बहुत ही इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि जो मिस्टेक्स को, कि जो सबसे पहला मिस्टेक जो कैंडिडेट का होता है कि टू जंप विदाउट नोइंग कि करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्लियर कर दिया कि सिलेबस की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको अपने हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट कर लें, कहाँ जोर देना है, क्या करना है। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान दिलाया वो क्या किया, सेलेक्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसाइड कि ही पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग विच एवरीबडी शुड नो इज मेकिंग राइट नोट सो दैट कि लास्ट मोमेंट में भी आप रिवाइज कर सकते हैं एंड टू गेट ए राइट डायरेक्शन कि जा कहाँ रहे हैं, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चंस एंड देन टू प्रैक्टिस ऑन द टेस्ट कि क्या कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड। तो आपने ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट तक आते थे आपने सारे करेक्ट कर लिए। मैंने करेक्ट की और मैंने इंश्योर किया कि इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें, ये जो मेथड है, ये मुझे जब भी समझ में आया मैंने इस पे काम किया, और आई थिंक यही रीज़न है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट, भगवान की असीम कृपा, वो सब ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा आपको एक अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी, आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको इंश्योर करना है कि आप सेम टाइम पे रोज़ पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम जब होना है उसी टाइम पर आप मॉक दे रहे हैं, ताकि आपकी खुद की रिदम एक सेट हो जाए। ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं सुनने में, पर अगर आप इनको डेली हैबिट बनाएंगे तो ज़रूर इट बिकम्स अ सेकेंड नेचर टू यू। तो मुझे 6 साल लगे, ज़रूरी नहीं है आप पहले साल में कर सकते हैं। बाकायदा आप अगर ये चीज़ें फॉलो करें, कितने सारे टॉपर्स ये सिमिलर रेसिपी बताते हैं, पर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और जो कर जाते हैं वो तर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सर कि आईएएस एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इस तरह से चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जरूरी। अब हम टाइम मैनेजमेंट की थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे मिथ हैं कि घंटों घंटों पढ़ना है, करना है, और कुछ शब्द पूरी दुनिया को छोड़ करके सब पढ़ाई करनी है। तो उसके हिसाब से जो एक टाइम मैनेजमेंट है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल थिंग, इस एग्ज़ाम में भी और सर्विस में भी जाने के बाद ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अपने टाइम को कैसे स्ट्रक्चर, कितने घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंटली अब कर पाते थे? सर 2016 तक जब मैं जॉब कर रही थी, तब मैं लगभग 3-4 घंटे देती थी पढ़ाई को। उसके बाद में क्योंकि डेडिकेटेड था तो मैं इजीली 7-8 घंटे, बट आई वुड स्टिल से कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते हैं, उन घंटों में आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटेटिवली आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है या आप फोकस्ड हैं, आप वहाँ पर अटेंशन आपकी है कि नहीं, क्योंकि हम यूजुअली बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, और आजकल तो सोर्सेज भी बहुत हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो क्वालिटेटिवली अगर आप 7-8 घंटे दे रहे हैं, और ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैब करते हो और दूसरा कोई इंसान है उसको ज़्यादा टाइम लगता हो, ये बहुत इंडिविजुअल। हर पर्सन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें अब ये होता है कि बैलेंसिंग द टाइम, लाइक जीएस में कितना टाइम देना है, ऑप्शनल में कितना टाइम देना है, उसको आपने कुछ बैलेंस भी किया कि कितने कैसे? सर ये क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल आपकी इनफैक्ट रैंक भी डिसाइड कर सकता है, तो इसीलिए आपको इक्वल एम्फेसिस ऑप्शनल को देना चाहिए। तो मैंने तो डिवाइड किया था अपना दिन कि मैं आधे दिन जनरल स्टडीज़ पढ़ती थी और आधे दिन ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। दोनों को बराबर टाइम दिया। अब हम थोड़ी सी चर्चा ऑप्शनल की करते हैं, क्योंकि आपने कहा सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, राइट ऑप्शनल, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, राइट? तो चूंकि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का है, आप वैसे मास मीडिया के फील्ड से हैं, बट आपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिया, कारण क्या था? सर इससे पहले ये एक मिस्टेक मैं बताना भूल गई थी, चॉइस ऑफ ऑप्शनल एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, काफ़ी लोग कर जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखें, क्योंकि फिर आसान हो जाता है। और सोशियोलॉजी को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैंने सिलेबस देखा, आई फेल्ट अ नेचुरल इंक्लिनेशन, क्योंकि मैं मीडिया ऑलरेडी पढ़ के आई थी, तो इसमें सोशल इश्यूज़ ही यूजुअली कवर होते हैं। थिंकर्स का पार्ट, थियोरी पार्ट है, लेकिन लार्जली जेंडर रिलेटेड इशू, कास्ट इशू, जो हम सोसाइटी में आमतौर पर देखते हैं, वो इश्यूज़ कवर होते हैं। सो प्योरली ऑन बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये ऑप्शन लिया था, एंड थैंकफुली इसका स्कोर भी अच्छा आ रहा था, तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, एक सवाल सर मेरा भी है। जिस तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की और आपने कहा कि इतने आवर्स ज़रूरी नहीं है पढ़ो, आपको क्वालिटी टाइम देना है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
तो आपको लगता है कि आपने इस दौरान कुछ चीज़ें मिस कर दी अपनी लाइफ में, फ्रीकिंग विद फ्रेंड्स या कुछ इस तरह की चीज़ें मिस कर दी? ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। उस टाइम पर ऐसा जब तैयारी चल रही थी तो लग रहा था कि मेरा ध्येय है ये मेरा मोटिव है, मेरा गोल है, मुझे यही करना है, तो वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं की। मैंने आई वाज़ सोशली कट ऑफ, वॉलंटरली मैंने डेफिनेटली सोशली कट ऑफ किया था। काफ़ी सारे फैमिली फंक्शंस होते थे जिन पे मैं जाती ही नहीं थी। लेकिन और ये डिसिप्लिन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप नेचुरल है कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो अपने लिए आप अगर प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो आई थिंक इट बिकम्स रियली ईजी, और ये कुछ मिस नहीं हुआ है। लाइफ इज़ डेफिनेटली आउट देयर फॉर यू टू लिव। इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी व्हाट इज ही इज टेलिंग कि हम चाहते क्या है। और क्योंकि किसी को अपनी काम सीरियस कर करके कोई मकसद पा करके उसमें फन लगता है, किसको टाइम वेस्ट करके अच्छा लगता है। तो आप सी हैज बीन स्पेंडिंग इन्वेस्टिंग टाइम। बाकी और जिन जो फैमिली फंक्शंस आपने मिस किए होंगे वो फैमिली वाले आज आप पे फख्र कर रहे होंगे। सब फिर वापस सब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया, तो वो पहले क्या शुरू से आपने सोशियोलॉजी रखा था? सर मैंने सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था। हाँ जी, अटेम्प्ट्स में फिर सोशियोलॉजी लिया था। तो सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल सिलेक्शन में आपके हिसाब से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सोशियोलॉजी अगर आप लेते हैं तो आपका अगर आप जनरली इंटरेस्टेड है सोशल इश्यूज़ को लेकर, और ये जो ऑप्शन है ये आपको जीएस में भी काफ़ी हेल्प करता है। इनफैक्ट मेरा जो एसए का स्कोर मुझे आया है, आई थिंक लार्जली वो इसीलिए आया है क्योंकि मैंने सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ी थी। अच्छा, तो वो आपको काम आया बहुत। वो जीएस में आपको रियली हेल्प करेगा, और बहुत ही जनरल सा सब्जेक्ट है, कुछ भी ऐसे टेक्निकली नहीं है इसमें। और अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट है, तो आप इजीली टैकल कर लेंगे। कुछ फंडामेंटल बुक जिससे कि जिसने पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ना है या आपने पढ़ी हो, तो कैसे स्टार्ट किया आपने? सर मैंने नोट्स लिए थे। मेरे एक बहुत ही खास दोस्त हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी से ही क्लियर किया था, तो मैंने उन्हीं के नोट्स लिए थे। हाँ जी, तो ये मेरा काम काफ़ी आसान हो गया था। और उसके ऊपर फिर मैंने बिल्ड किया था। मैंने काफ़ी इंटरनेट का यूज़ किया था अपने नोट्स को और रिच करने के लिए। हर लंबे से एक स्टैंडर्ड बुक है इसकी, और कुछ पेपर 2 के लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सर, जैसे योगेंद्र सिंह की है, और सिमिलरली जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसका पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जब आंसर आप लिखते हैं, क्या दोनों को अपने बैलेंस करते हुए आंसर दिया, कैसे दिया? सर ये भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पेपर 1 कहते हैं कि थियोरेटिकल होता है ओरिएंटेशन उसका, पर इस साल जो एग्ज़ाम टेस्ट आया था उसमें क्वेश्चंस काफ़ी करंट ओरिएंटेड थे, जो कि हम यूजुअली पेपर 2 में देखते हैं। तो आपको आई थिंक अगर आपने दोनों पेपर अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी, और उसके हिसाब से बैलेंस नेचुरली हो जाएगा। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है तो वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बैलेंस की सर बात कर रहे हैं, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद इसी बैलेंस की बात करेंगे, और बैलेंस की बात करेंगे स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क की भी। आप मेरे साथ बने रहिए, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हेलो, मेरा नाम तनय शंकर है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में मैंने 136वां रैंक हासिल किया है। मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा था, और मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू अपने एक्चुअल इंटरव्यू से 1 महीने पहले दिया। वहाँ जो पैनल थी वो यूपीएससी के असली पैनल से काफ़ी सिमिलर थी, और जो मुझे फीडबैक मिला और जो मुझे वीडियो ऑन द स्पॉट मिल गया, वो मुझे मेरे प्रिपरेशन में और बेहतर करने के लिए मुझे काफ़ी मददगार साबित हुआ। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस स्पीक्स में, और आज हमारे साथ हमारी मेहमान है रंजीता शर्मा, जो कि आईपीएस अधिकारी हैं। और कैसा लग रहा है सुन के आईपीएस अधिकारी? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सटेसी, it's really a feeling of absolute thrill and excitement. और एक्साइटमेंट थ्रिल की हम बात कर रहे हैं, और मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी बैलेंस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। इम्पॉर्टेंट है दोनों? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मतलब मुझे लगता है मैंने पहले कुछ अटेम्प्ट्स में हार्ड वर्क तो बहुत किया सर, मतलब वो स्मार्ट वर्क की कमी रह गई, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं समझी, दिमाग से ज़्यादा इस्तेमाल इस चीज़ में नहीं किया कि डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, नेचर क्या है, तो वहाँ थोड़ा गैप रहा। इसीलिए आई थिंक लास्ट तक आते आते वो जो सामंजस्य है, वो ब्लेंड है, वो आई थिंक ठीक हो गया, और थैंकफुली इट वर्क। इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो स्मार्ट वर्क है जिसको हम कह रहे हैं, जी, जो ऑडियंस के लिए भी काम आएगा, कि एक तो हार्ड वर्क है जो आपने स्टार्टिंग में बोला
जो मर्जी आई किताबें उठ के पढ़ना शुरू कर दिया, जी। सिलेबस पे कूद पड़े। जी। तो आपने पहले तो स्ट्रक्चर दे दिया कि नहीं, प्रॉपरली सिलेबस को समझना, क्वेश्चन को समझना, वो अपनी गलतियों से उस स्मार्ट वर्क का बेसिक ग्लिम्सेस तो आपने दे दिया। बट फिर भी कुछ आप ऐड करके बताइए कि स्मार्ट वर्क से आपका क्या मतलब है। सर स्मार्ट वर्क यही होगा कि आपको समझना है कि एग्ज़ाम आपसे क्या चाह रहा है। आपको अगर डिफ़िकल्टी है खुद ये एक्सप्लोर करने में, तो कितने सारे टॉपर्स, अब तो रिसोर्सेज इतने हैं अवेलेबल कि आप देख सकते हैं कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है तो उन्होंने क्या मंत्र इस्तेमाल किया था, उन्होंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी, उन्होंने कैसे स्टडी किया था। ये सब आप अगर देखेंगे तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं जिन्होंने किया है ये आपसे पहले। तो स्मार्ट वर्क यही होगा कि आप डिकोड करें कि व्हाट रियली वर्क्स। बेसिकली एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एक स्ट्रक्चर को फिर से रिफाइन करना कि कैसे उस शेड्यूल के अंदर काम कर सकते हैं और एग्जामिनेशन चाहता क्या है। एक पेपर से हम डिस्कस करते हैं कि एस्से में आपने बहुत अच्छा किया है, तो एस्से पेपर में एक अच्छे नंबर लेने के लिए जी। क्या करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इस पेपर की। सर ऐसे बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, और इससे भी आपके जो इवेंचुअल स्कोर है, इवेंचुअल रैंक है, वो काफ़ी डिटरमिन हो जाती है। मैंने स्पेसिफ़िकली ये किया था कि जितने भी टॉपर्स के एस्से थे जो हमें रेडिली अवेलेबल हो जाते हैं, वो मैंने पढ़े थे, क्योंकि एस्से तो मैं खुद लिख रही थी, पर मुझे इंश्योर करना था कि लिख रही हूँ तो नंबर भी आने चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के एस्से पढ़े थे और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। मैंने एटलीस्ट एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले 10 एस्से लिखे होंगे, और मैंने वो अपने फ्रेंड सर्कल में रिव्यू भी कराए थे। और मैंने काफ़ी उसमें इनोवेशन भी किया था, क्योंकि हमें कोशिश करनी होती है कि 2 एस्सेज़ हैं तो पहला एस्से और दूसरा एस्से, उसमें क्लियर डिफरेंस पता चले, ताकि एग्जामिनर को भी इंटरेस्ट आए पढ़ते हुए और फ्लो बने अच्छा से। दोनों का एक नेचर भी अलग है, नेचर का भी, अलग है। हाँ डेफिनेट, क्योंकि सब्जेक्ट भी अलग होता वन है। इज मोर फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, दूसरा जो है फिलोसफिकल है, राइट। तो ऐसे में आप कौन कौन से टॉपिक पे आपने ऐसे लिया था। सर इस बारी एक तो पॉवर्टी पर ऐसे आया था और एक फ़िलोसॉफिकल ऐसे आया था। तो मैंने ये चूज़ इसलिए किया था क्योंकि पॉवर्टी ऑल्दो एक बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, लेकिन उसमें आप अगर इनोवेशन कर देते हैं तो आपके चांसेस है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे। इसमें रंजीता थोड़ा सा कई बार लोगों को क्लियर नहीं हो पाता, जो इनोवेशन की बात की आपने पॉवर्टी में, वो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए। फॉर इंस्टेंस मैंने एक छोटी सी कहानी से शुरू किया था। मैंने ऐसा कुछ लिखा था, वर्बेटिम नहीं याद है, पर कि कोई एक किसान है जो कि झारखंड से है और काफ़ी गरीबी है, और वो यहाँ दिल्ली में आता है और किसी स्लम में बस जाता है, और यहाँ पर रहकर वो किसी भी तरह से एक दिल्ली की प्रॉस्पेरिटी के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, ना ही वो अपने घर को कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो ये एक स्टोरी, मैंने स्टोरी लाइन पिन की थी और इसी स्टोरी को मैंने वीव किया था। और इसके अलावा मैंने काफ़ी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, मैंने काफ़ी रेफरेंस बुक्स पढ़ी थी। मैंने अमर्त्य सेन जी की बुक्स पढ़ी थी और गुहा जी की पढ़ी थी। तो उनसे मैंने रेफरेंस लेके मैंने कुछ पोवर्टी रिलेटेड पॉइंट्स मैंने पढ़े थे, तो वो मैंने इनकॉर्पोरेट किए थे, साथ साथ उसी में वीव करते रहे। तो एक स्टोरी लाइन, और जो एंड था, कंक्लूजन था, वहाँ पे मैंने वापस से उसी का जिक्र किया कि अगर हम उस एक गरीब इंसान पर फोकस करेंगे और उसकी पोवर्टी एलिविएशन पे फोकस करेंगे, तो हो सकता है कि देश जो हम न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं वो हो पाए। बहुत अच्छा। एक एसे के अंदर में एक इंट्रोडक्शन है, मिडिल है और एंड है, राइट। तो ये इसको जो फॉलो करना चाहिए, तो जैसे इंट्रोडक्शन में आपने एक एसेंस दे दिया कि बोलने क्या जा रही है, फिर आपने उसको स्ट्रक्चर फॉलो किया और उसको कंक्लूड किया। तो इस पूरे फ्लो के अंदर में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये इंश्योर करना चाहिए कि लाइक यू सेड, फ्लो इज़ द राइट वर्ड। एक ऐसे फ्लो करना चाहिए, आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ते वक्त। एक पहला जो पैराग्राफ है, इट शुड नेचुरली ऑर्गेनिकली लिंक टू द सेकंड पैराग्राफ, और उसमें आप, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो एक स्नैपशॉट है कि आप लिखने क्या वाले हैं। बॉडी में आप उसको एक्सपैंड करते हैं, आप पहले उसकी फॉर इंस्टेंस अगर पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तो आप क्यों है उसके रीजंस आप लिस्ट डाउन करेंगे। सेकेंडली आप फिर बताएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, सोल्यूशंस भी कितने एंगल से सोल्यूशंस हो सकते हैं, कि सोसाइटी क्या कर सकती है, मीडिया क्या कर सकता है, बिजनेस हाउसेस क्या कर सकते हैं, और सरकार के क्या इनिशिएटिव है, वो हम टुवर्ड्स दी एंड बता सकते हैं। और उसके जो अंत में हम ऑफ कोर्स ये लिख सकते हैं कि अगर ये सब मिलकर एक साथ काम करेंगे तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा फ्यूचरिस्टिक, जो हम आने वाले भारत की बात कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ हम एक देश बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये सारे जो एफर्ट्स हैं सबके मिलके कैसे हमें आगे ले जा सकते हैं। सर एक
सवाल मेरा आप दोनों से है। जैसे आपने कहा कि सर्वश्रेष्ठ भारत की हम बात कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब में ऐसे कई वीडियोस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि जब आप आईएएस का तमाम एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेते हैं और लास्ट राउंड आपका इंटरव्यू आता है, तो उसमें बताते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो एक इंटरव्यू मैं भी देख रही थी, तो उसमें उस लड़की से कई सवाल किए जा रहे थे, लेकिन ये मैंने वहाँ से पता लगाया, मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया कि शायद इन क्वेश्चंस के आंसर वही दे सकता है, या तो वो उस चीज़ से गुजरा है, एक्सपीरियंस किया है, या फिर उसने पहले से ये सोचा है कि अगर मैं आईपीएस अधिकारी बन जाता हूँ या फिर मैं इस रैंक में चला जाता हूँ, तो मैं इस देश के लिए या फिर इस समाज के लिए ये कंट्रीब्यूशन करूँगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त, लेकिन मैं यही पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त क्या चल रहा होता है इंटरव्यू देने वाले के दिमाग में और लेने वाले के दिमाग में? क्या वाकई ही एक्सपीरियंस मैटर करता है और उस चीज़ से आपको गो थ्रू होना पड़ता है? रंजीता बताएंगी पहले। मुझे लगता है कि इंटरव्यू, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने एक ही बार इंटरव्यू दिया है बट मुझे ये समझ में आया है कि वो देखते हैं कि आप कितने सेंसिटाइज्ड हैं मैटर्स को लेके। फर्स्ट हैंड नॉलेज आप सब चीज़ों की नहीं रख सकते हैं। ज़रूरी है कि आप एक एम्पैथी डेवलप करें इश्यूज़ को लेकर, एक नेचुरल आप एनालिसिस डेवलप करें, जो कि ओवर द ईयर्स हो जाता है अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं तैयारी के दौरान। तो आप इश्यूज़ को लेकर थोड़े से अवेयर हो जाते हैं और इसीलिए आप आंसर भी ऑफ कोर्स बेटर दे पाते हैं, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है उस चीज़ के बारे में। तो ये सेंसिटाइजेशन का इशू है, आप अगर सेंसिटिव हैं उस चीज़ को लेके तो आप आंसर कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे इसने कहा कि सब्जेक्ट की तैयारी के दौरान में एक तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि एक कैंडिडेट को एज ए स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ना। जनरल स्टडीज़ के लेवल में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सब कुछ पढ़ाया जाता है, वो भी 10+2 लेवल का। फिर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन के हिसाब से भी निकल जाता है। तो इसको एक अप्रोच है जिसको कहते हैं वर्टिकल एंड लैटरल थिंकिंग अप्रोच, कि एक कोई समस्या है तो पढ़ने के बाद एक कैंडिडेट ने कैसे उसको इंटरलाइज किया, बाद में तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद उसको यूज़ करेंगे, लेकिन अभी उनका इतना इवॉल्व कर जाते हैं ताकि वो एक ही मैटर को जब सॉल्यूशन देने की बात आती है तो कई एंगल से उस पर सोच सकते हैं। तो देखते हैं कितनी आप एम्पैथिक ढंग से, सेंसिटिव ढंग से उस मैटर को समझे। और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड चेक करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, ये कोई विजन है, लीडरशिप ट्रेड्स हैं, तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं सिविल सर्विसेज के जो आगे काम आने वाले हैं, उसके हिसाब से कैंडिडेट कितना रिवील कर सकता है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी कितनी है ना। सर, लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैंने भी यूट्यूब के ज़रिए ही देखा है कि एक सिचुएशन में डालते हैं वो लोग कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप कैसे करेंगे। तो वो सिचुएशन के हिसाब से जब आप आंसर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आप दे रहे हैं वो उनको ठीक लगे। तो वो मैं आपसे टेक्निक जानना चाहती हूँ। देखिए, ठीक लगने की जो बात होती है, यदि वो चीज़ें कन्विंसिंग होती है तो एक तो बोर्ड में 5 लोग बैठे हुए हैं, तो देयर इज ए सेंस ऑफ जजमेंट। यदि एक पर्सन उसमें बायस्ड हो रहा है या फिक्स्ड भी हो रहा है, तो बाद में इंटरव्यू जब ख़त्म होता है तो लोग डिस्कस करते हैं कि आपने जो सवाल पूछा था आपकी क्या राय है। तो मान लीजिए बोर्ड मेंबर ने कहा नहीं, मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो 4 लोग और भी उस सवाल में डिस्कशन करते हैं कि नहीं, आपने पूछा लेकिन जो कैंडिडेट है उसने इस तरह से जवाब दिया, तो ये कन्विंसिंग है। तो कई बार उस चीज़ को ऐसे करेक्ट इंटरव्यू के बाद किया जाता है। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि एग्रीइंग तब डिपेंड, क्योंकि कैंडिडेट जब ये जेन्युइनली ठीक से मेहनत करके गया है तो इतना इवॉल्व कर जाता है कि जो भी जवाब है, यदि ब्लफ नहीं करना है उसको, बिकॉज उसको सीधा ऑप्शन है, यदि आपको आंसर नहीं आता है तो आप सीधे मना करिए कि आई एम सॉरी सर, मैं इसमें कोई कमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, सॉरी सर, आई डोंट नो आंसर। बट यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हर तरह से रेडी हैं और आपका आंसर जो है कन्विंसिंग होगा, तभी आप अटेम्प्ट करिए। और एक और भी बात है कि वो सिर्फ ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप जवाब क्या दे रहे हैं, वो ये भी देख रहे हैं कि आप जवाब कैसे दे रहे हैं। क्योंकि आप अगर एकदम आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप काम हैं, कंपोज्ड हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि आपको रैटल करें, परेशान करें शायद, हालांकि वो बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड्स होते हैं, बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, पर हो सकता है किसी सिचुएशन में कि आप परेशान हो जाएं। तो आपको अपना कंपोजर नहीं लूज़ करना है, आपको हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल बना के रखनी है और एक न्यूट्रल एटीट्यूड के साथ में इंटेलिजेंटली जो आपने इतना पढ़ा है उसके हिसाब से जो समझ आए वो आंसर देना है। और नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं आता है। मैंने आई थिंक अराउंड 3 सवालों का जवाब मेरे को नहीं आता था और मैंने हाँ जी, और मैंने मना किया था कि मुझे नहीं। यू नीड टू बी ऑनेस्ट, मतलब वो अंदर से अपनी सच्चाई के साथ में तैयारी करें और सच्चाई के साथ में जवाब दें, सक्सेस आपकी है। तो सर, ये तमाम बातें वाकई बहुत मोटिवेशनल हैं
और बहुत ही इंस्पायरिंग है। और जब आप ऐसे दो शख्सियतों से ये चीज़ें सुन रहे हैं जो खुद इस दौर से गुजरे हैं, रंजीता जिन्होंने लास्ट अटैम्प्ट में पूरा क्लियर किया है, और ये खुद बता रही हैं कि इन्होंने लास्ट अटैम्प्ट में जो क्लियर किया उसमें 3 सवालों का इन्होंने कहा था कि ये जवाब आप नहीं देना चाहती। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से ख़ास तौर पर ये कहूँगी कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बहुत हवा बनाया रहता है आईएएस एग्ज़ाम्स को, कि आईएएस एग्ज़ाम्स तो हर कोई क्रैक नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बातें सुनकर ये ज़रूर यकीन हो गया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस प्रोग्राम का मकसद भी वही है, हम Exactly. डिमिस्टिफाई करना चाहते हैं सक्सेस स्पीक्स का, इसलिए पॉपुलर हो रहा है प्रोग्राम इतना ज़्यादा। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपना फीडबैक दे सकें, अगर आपको भी लगता है कुछ ऐसे सवाल आपके जहन में चल रहे हैं जो आपको जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो हम हमारे सक्सेस गुरु से पूछना चाहते हैं, या फिर कोई भी शख्सियत, रंजीता जैसी शख्सियत हमारे स्टूडियो में आती हैं तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हमारे प्रोग्राम के ज़रिए करते हैं। रंजीता, कुछ खास मैसेज जो देना चाहेंगे आप, जो है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, वो बताइए। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल डुएबल है। बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड वाले बच्चे ही क्लियर करते हैं हर साल। मैं भी एक बहुत ही रेगुलर बैकग्राउंड से हूँ। इसको हवा मत बनाइए, और जो एक सिंपल सा प्रोसेस है, अपने टॉपर से कुछ सीखिए। जितने भी आपको किसी एक मेंटर को ढूंढिए, कुछ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आप में विश्वास रखते हैं, आपकी काबिलियत पर उन्हें एब्सोल्यूट फेथ है, क्योंकि आपको अगर एक ऐसा इंसान एक भी मिलता है तो आप ये कर जाएंगे। और मैं अपने फेलियर से ये सीखी हूँ कि इवन इफ़ यू आर फेलिंग एट एन एग्ज़ाम, यू कैन ऑलवेज विन एट लाइफ।